आज आप लोग के लिए क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है क्लास 10th का फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश, उससे पहले हमको जानना चाहिए कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर थोड़ा सा प्रकाश के बारे में आपको बताएं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए दो कंडीशन है आपके पास, दो कंडीशन है, एक यहाँ आदमी है और एक आदमी यहाँ है। यहाँ आपके पास यहाँ मान लीजिए प्रकाश है और यहाँ प्रकाश नहीं है, तो क्या आप यहाँ के वस्तु को देख पाएंगे या यहाँ के वस्तु को देख पाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि जहाँ प्रकाश है वहाँ आपको यहाँ से यहाँ दिखाई दे देगा, लेकिन यहाँ से यहाँ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा करके हमारी आंखों तक पहुँचता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रकाश है, तो यह प्रकाश इस वस्तु पर टकरा रहा होगा और ये टकरा करके इसकी आंखों तक पहुंच रहा होगा, तब हम इस वस्तु को देख पा रहे होंगे। मतलब प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा करके और तब हमारी आंखों पर आता है, परावर्तन होकर तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि मान लीजिए यहाँ अगर प्रकाश नहीं हो, यहाँ प्रकाश नहीं हो और यहाँ प्रकाश हो, तब क्या होगा कि यहाँ वाला वस्तु तो नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ वाला वस्तु यहाँ के आदमी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ वाला वस्तु यहाँ के आदमी को दिखाई दे देगा। क्योंकि हमारे पास जहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमारे पास प्रकाश हो या नहीं इससे मतलब नहीं होता है। हम जिस वस्तु को देख रहे हैं वहाँ प्रकाश है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। अगर वहाँ प्रकाश है तो उस वस्तु पर टकराएगा और टकरा करके हमारी आंखों तक आएगा, तब जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो कुछ वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, उत्सर्जित करती है, कुछ वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सूर्य खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलता हुआ बिजली का बल्ब, ऐसा नहीं कि केवल बल्ब ही कह देंगे तो आपका प्रदीप्त रहेगा, नहीं। जलता हुआ बल्ब मतलब बल्ब जल रहा होना चाहिए, तब उसे कहेंगे कि वो प्रदीप्त वस्तु है। जबकि अप्रदीप्त वस्तु, इसके उल्टा हो जाएगा कि कुछ वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे भी हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि चंद्रमा आपको लगेगा कि सर वहां से तो प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। वह सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करके वो रात को हमें रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन कर देता है, तो हमें दिखाई देता है। इसका मतलब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है चंद्रमा, तो चंद्रमा आपका अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा, ना कि प्रदीप्त वस्तु। जैसे टेबल, कुर्सी, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो ये अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। उसके बाद प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा, सरल मतलब सीधी रेखा, एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश के किरण को एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रकाश किरण पुंज, मतलब प्रकाश किरणों के समूह को एक साथ मिला दिया जाए तो बहुत सारे प्रकाश किरण को, तो वह प्रकाश किरण पुंज बन जाता है। मतलब आपको लिखा हुआ है प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। थोड़ा सा हम आपको यहाँ थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ परिभाषा तो नहीं लिखे, लेकिन आपको बता दें अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं कि एक बिंदु स्रोत से निकल करके इसका प्रकाश फैलते हुए चली जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज। अप मतलब देखो, आपको थोड़ा सा याद करने का हम तरीका बता देते हैं। अप मतलब होता है ऊपर, अप मतलब होता है ऊपर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है, मे भी अपना कॉन्सेप्ट लगाइएगा। जैसे आप याद कर लेते हो वैसे याद कीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा याद कराने का आपको कोशिश करेंगे। अप मतलब होता है ऊपर, तो ये प्रकाश एक बिंदु से निकल करके ये फैलते मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते चला जाएगा। तो एक बिंदु से निकल करके फैलते हुए चले जाए तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जबकि समांतर किरण पुंज, समांतर का मतलब होता है समान अंतर, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। मतलब हमेशा दो रेखाएं समानांतर कहलाती है कब,
जब एक दूसरे के समान अंतर से, मतलब अगर यहाँ हम बात करें 2 सेंटीमीटर है तो हर एक जगह पर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब इसकी गैपिंग हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा तो हमेशा 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो हमेशा जहाँ भी जाकर के दो बिंदुओं के बीच की दूरी माप लीजिए या इसका चौड़ाई माप लीजिए तो 2 ही सेंटीमीटर रहेगा, तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। और समांतर किरणपुंज एक दूसरे के समान अंतर से आगे बढ़ते चला जाता है। जबकि हम अभी हम आपको बताए थे अपसारी एक बिंदु स्रोत से निकल करके हम आगे फैलती हुई चली जाती है, तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी इसका उल्टा, कि यह कोई बिंदु स्रोत कोई प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलती है। यह प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है, अभिसारी प्रकाश किरणपुंज ऐसा किरणपुंज होता है जो एक बिंदु प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी एक बिंदु पर जा करके मिलती है, तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। उसके बाद आपका अगला कंसेप्ट आता है पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, वायु हो जाएगा, इससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाए वैसे पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जबकि पारभासी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश पार कर सके। प्रकाश का सभी अंश तो पार नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ अंश पार कर पाता है, उसे पारभासी कहते हैं। वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ होता है जैसे आपका हो जाएगा घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब पारभासी होता है, क्योंकि इससे प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है, सब प्रकाश का अंश पार नहीं कर पाता है। उसके बाद आता है आपका अपारदर्शी पदार्थ। तो जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल ना पार करे, जिनसे प्रकाश का कोई भी अंश पार ना करे, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, बुक इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो अगला कंसेप्ट अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम समझने से पहले हमको थोड़ा सा बहुत सारे पॉइंट को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यह आपका कोई दर्पण है, ये आपका कोई दर्पण है, ठीक है, ये आपका कोई दर्पण है, एमएन जो हम लिखे हैं वो दर्पण है। दर्पण और यहाँ सूर्य से या कोई भी प्रकाश स्रोत से आपका ये किरण आ रहा है, तो जो किरण आ रहा होता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से जब कोई चिकनी सतह से टकरा करके या वापस लौट जाता है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन होता क्या है हमको ये समझ लेना चाहिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी समतल सतह या चिकनी सतह से टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसी लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी समतल सतह या चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के बाद ठीक उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम से वायु है उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में जो किरण आता है उसे आपतित किरण, और जो टकरा कर लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस स्थिति में जब अगर हम इस दर्पण पर अगर लंब खींचते हैं, लंब का मतलब होता है कि इस दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बने। इस दर्पण पर कितना डिग्री का कोण बने? 90 डिग्री का। और ये जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो यह दो कोणों का निर्माण होता है। एक कोण का निर्माण होता है आपका ये वाला जिसको हम आई से दर्शाए हैं, और एक कोण इसका निर्माण होता है जिसको हम आर से दर्शाए हैं। और आप इसको बोलते हैं आपतन का कोण। कोण आई को बोलते हैं आपतन का कोण, और कोण आर को बोलते हैं परावर्तन का कोण। और ये आपतन का कोण होता क्या है थोड़ा सा समझिएगा ठीक से। आपतित किरण, क्योंकि इसको हम कौन सा कोण किरण बोल रहे हैं? आपतित किरण। और ये क्या है आपका? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन का कोण कहते हैं। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण को और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई से दर्शाते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको आर परावर्तन का कोण कहते हैं। आपको आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण समझ में आ गया होगा। इस जो बिंदु जहां आता है आपतित किरण या जहां से लौट जाता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं।
इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। फिर आपका ये है आपका अभिलंब, अभिलंब मतलब 90 डिग्री कोण हम समझा दिए थे। अब यह आता है किरण आती किरण और जाती मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आने के बाद कुछ नियम का पालन करते हैं। वो नियम क्या होता है, तो उस नियम को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। और ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये वाला मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा होता है कि आपतन का कोण बराबर होते हैं परावर्तन के कोण। आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, मतलब कोण I बराबर होता है कोण R के। फिर समझिएगा कि आपतन कोण होता क्या है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये नियम होता है दूसरा। तीसरा कि पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। तो समतल दर्पण पर कोई अगर दर्पण समतल दर्पण है, अगर उसके लंबवत का मतलब होता है कि वहाँ कोण 90 डिग्री का कोण है। तो ये देखिए हम पहले से हम अभिलंब खींच चुके हैं। अभिलंब मतलब ये दर्पण है आपका, इस पर ये अभिलंब है, अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है। और आपको पता होगा क्योंकि हम की कोई भी आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण, अब कोई भी किरण आएगा और जितना डिग्री कोण बना करके जाएगा, मतलब आपतन का कोण परावर्तन के कोण के हमेशा बराबर ही होगा। और यह कोण किससे देखा जाता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए कि इसके लंबवत अगर कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ने का मतलब है कि वह 90 डिग्री कोण बना करके आएगी। लंबवत पड़ने का मतलब है कि वह एकदम 90 डिग्री कोण इस पर एकदम अभिलंब पर ही गिरेगी। लंबवत पड़ने वाली मतलब ये अभिलंब था, उसी पर कोई किरण आई, ठीक है। और हम जानते हैं कि कोई भी कोण, जैसे मान लीजिए ये आपका अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है और ये अभिलंब है, तो इसी पर कोई प्रकाश पड़ेगी, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये ऐसे आती तो ये कुछ कोण बना रही है, लेकिन अगर ऐसे आएगी तो ये कुछ कोण बनाई, ठीक है, ऐसे आई तो। लेकिन अगर एकदम बिल्कुल सीधा आ जाएगी तो ये तो कोण नहीं बना, कोण बना आपका 0 डिग्री। और जब कोण 0 डिग्री बनेगा तो आप सोचिए कि हम परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो आप सोचिए कि ये 0 डिग्री इस पर एकदम बिल्कुल 0 डिग्री बना करके आया है, क्योंकि अगर देखिए थोड़ा सा भी लंबवत आता तो यहाँ कुछ कोण बनता, या ऐसे आता तो कुछ कोण बनता, लेकिन एकदम सीधा है मतलब कोण 0 डिग्री बन रहा है। और जब कोण 0 डिग्री बनेगा तो ये 0 डिग्री बना करके आया है तो 0 डिग्री बना करके चल जाएगा, क्योंकि हम अभी पढ़े कि आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण के। मतलब ये 0 डिग्री बना करके आया है तो वापस 0 डिग्री बना करके निकल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस पथ पर आता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो ये याद रखिएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जितना डिग्री कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बनाकर चल जाती है। मतलब जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि 0 डिग्री कोण बना करके आती है और 0 डिग्री कोण बना करके चली जाती है। मतलब इस पर आती है, इसी पर वापस लौट जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब, उसके बाद पढ़ते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो इसका डेफिनेशन हम नहीं लिखे क्योंकि आपको इसी में समझा देना है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
बस वही कह दो ना कि जिस बिंदु से आती प्रकाश की किरणें जिस परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती है तो वास्तविक, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है? मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखे हुए प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत मतलब जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रहा है, और आपको पता है कि प्रकाश निकलता है तो किसी एक दिशा में नहीं, सभी दिशाओं में जाता है। लेकिन हम सभी किरण को नहीं लेकर के, दो किरणों को लेकर के आपको समझाएंगे। एक यहाँ से किरण हम लेकर चलेंगे जो कि अभिलंबवत 90 डिग्री के कोण पर यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ कोण कितना बना रहा है? 90 डिग्री का। अभी भी बताए थे कि अगर अभिलंबवत पड़ता है, मतलब समतल दर्पण पर कोई किरण अगर अभिलंबवत पड़ता है तो जितना डिग्री बना करके, मतलब 0 डिग्री बना करके आता है और 0 डिग्री बनाकर चल जाता है, मतलब जिस पथ पर आता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है। लेकिन यह आभास होता है ना कि यहाँ से कहीं से ये आ रहा है, ये जो किरण, मतलब हम तो जानते हैं कि यहाँ से प्रकाश जा रहा है और वापस यहाँ से लौट करके आ गया, लेकिन लगता है कि ये प्रकाश इधर से आ रहा है, इस बिंदु से आ रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ए, तो ये लगता है कि ए डैश मतलब यहाँ से आ रहा है। फिर एक और किरण को लेते हैं जो इसके मतलब दूसरे समतल दर्पण के दूसरे बिंदु पर पड़ रहा है, तो आई कोण बनाया है। ठीक है, तो ये आपको आर कोण बना करके निकल जाएगा, और ये आपको पता है कि आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण के। ठीक है, लेकिन ये किरण यहाँ से आ रहा था, आपतित किरण था, और ये परावर्तित ऐसे हो जा रहा है। लेकिन ये लगता है ना, क्योंकि आ तो रहा है प्रकाश यहाँ से और टकरा करके इधर गया, लेकिन लगता है कि ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इस बिंदु से। ठीक है, इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, ये आभास होता है, कल्पना किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश तो आपका इधर से आ रहा था, यहाँ से टकरा करके और यहाँ से, लेकिन लगता है कि आप अगर घर पे प्रैक्टिकल करना है इसका, तो एक आईना रख करके और यहाँ आईना रखिएगा, लगेगा कि ये बिंदु यहाँ से आ रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा होता है लेकिन लगता है यहाँ से। तो यही आपका देखिए, वस्तु यहाँ था लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ। तो इसी वस्तु को चूंकि दर्पण के पीछे बनता है, तो जो दर्पण के पीछे बनता है उसे आभासी कहते हैं। वो प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। और एक खासियत होता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है पीछे, और पीछे होता है तो आभासी होता है। ठीक है, अब इसका हम खासियत जानेंगे कि इसका खासियत क्या होता है। जैसा कि हम समझ चुके थे कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ से कोई बिंदु एक लंबवत छोड़ते हैं, तो जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है, और एक समतल दर्पण पर आपतित किरण जितना कोण बना करके आता है उतना ही कोण बना करके आई कोण बनाकर आता है और आर कोण बनाकर निकल जाता है, मतलब कोण आई बराबर होता है कोण आर के। एक्चुअली ये देखिए, ये दर्पण यहाँ से इस स्रोत से निकल रहा है और यहाँ टकरा कर वापस लौट रहा है, लेकिन लगता है कि वहाँ से आ रहा है, ये प्रतिबिंब जो किरण जो आ रहा है इधर से आ रहा है। फिर ये वाला किरण को जैसे बात करें तो लगता है कि हम इधर, लगता है क्या यहाँ से छोड़े और यहाँ टकरा करके इधर चला गया, लेकिन लगता है कि इधर से आ रहा है, यहाँ से। तो यहाँ लगता है कि इस बिंदु पर ये दोनों किरणें ना मिल रही है, और आपको बताया था कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब वो आभासी प्रतिबिंब बना, यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इसका समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आभासी बनता है उसका खासियत क्या क्या होता है हम ये समझेंगे। तो पहला खासियत होता है आपका कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा खासियत होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा ये वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। मान लीजिए 5 फीट का वस्तु होगा तो ये भी 5 फीट का होगा, अगर ये 3 फीट का होगा तो ये भी 3 फीट का होगा, मतलब आकार में दोनों बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, और याद रख लीजिएगा ये 100% मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पीछे बनेगा वो आभासी बनेगा, जो आभासी बनेगा वो सीधा। ये 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। जो वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा वो दर्पण के पीछे बना, मतलब वो आभासी बना, और जो आभासी होगा वो 100% सीधा होगा। ये 3 बात आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो पीछे होगा वो आभासी होगा तो वो सीधा होगा। तीसरा होता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ये बता दिए। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब मान लीजिए कि अभी हम आपके सामने हैं, तो हम अगर दाहिना हाथ उठाए तो हमको लगेगा ना कि यहाँ बायां हाथ दिख रहा है, हम दर्पण में देखेंगे तो बायां हाथ दिखेगा, अगर बायां हाथ उठाए तो दायां दिखेगा। इसी को बोला जाता है पार्श्विक परिवर्तन, पार्श्विक रूप से उल्टा। ठीक है, तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है समतल दर्पण में। फिर उसका आपका प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी हम बता दिया, आभासी क्योंकि पीछे बन रहा है तो आभासी होगा। आपका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे, मतलब ये दर्पण है आपका,
इससे जितना आगे रखिएगा वस्तु, मान लीजिए 5 मीटर हम आगे रखें, दर्पण से 5 मीटर आगे रखें तो इसका प्रतिबिंब 5 मीटर पीछे बनेगा। अगर अगर हम 10 मीटर आगे रखे होते तो ये 10 मीटर पीछे बनता। किससे? तो ये दर्पण से। दर्पण से जितना वस्तु आगे रहता है प्रतिबिंब उसका उतना ही पीछे बनता है। अगला है अगला है इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। जो प्रतिबिंब आभासी बनता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये इतनी बातें आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत काम देने वाला है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की खासियत बताइए, विशेषता बताइए क्या क्या होता है। तो ये विशेषता आप याद रखिएगा और जा करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा कीजिए। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।